और रुक करते हैं बुंदेलखंड की खबरों का फटाफट अंदाज। बांदा में एक मकान में बोरिंग करने के दौरान घर के ऊपर से निकली हाई टेंशन लाइन की चपेट में आ जाने से 4 मजदूर बुरी तरह से झुलस गए, जिन्हें तत्काल उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। 3 मजदूरों की हालत गंभीर बताई। हमीरपुर में ओवरलोड ट्रकों पर प्रशासन का चाबुक चला है। ओवरलोड ट्रकों को पकड़कर किया गया है चालान। एसडीएम के साथ खनिज और एआरटीओ की टीम ने यह अभियान चलाया। झांसी में निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद ने पीएम मोदी से किसान आयोग बनाने की मांग की। साथ ही यह भी मांग की कि आयोग में सिर्फ ब्यूरोक्रेट्स ना हो, किसानों को भी रखा जाए। जालौन पुलिस ने अंतर जनपदीय 3 शातिर गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार गांजा तस्कर के पास से पुलिस ने 23.5 किलो गांजे की खेप बरामद की। ललितपुर में कुएं की खुदाई के दौरान हुए हादसे में एक मजदूर की मौत हो गई, 2 गंभीर रूप से घायल है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तालबेहट में प्राथमिक उपचार के बाद झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। तो बुंदेलखंड की खबरें सुपरफास्ट अंदाज में आपने देखी। अब आपके लिए चलते हैं उत्तराखंड तपोवन। क्या स्थिति वहां पर है यह अब आपको बताने जा रहे हैं। तपोवन आपदा के 9वें दिन भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहेगा। आज के दिन भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहेगा। 8वें दिन मिले कुल 14 शव, 52 शव अब तक निकाले जा चुके हैं। आज 9वां दिन है और 8 दिनों का अपडेट यह है कि 52 शव निकाले जा चुके हैं। 9वें दिन भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहेगा। अभी भी 154 लोग लापता बताए जा रहे हैं। सेना की बात करें, एनडीआरएफ की बात करें, एसडीआरएफ, आईटीबीपी, सब राहत बचाव के कार्य में लगे हुए हैं। बिल्कुल, तो 8वें दिन कुल 14 शव मिले थे और कुल 52 लोगों के शव बरामद हो चुके हैं। हमारे उत्तराखंड के ब्यूरो चीफ अजीत राठी हमारे साथ जुड़ गए हैं, ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। अजीत, जिस तरह से कल की अगर बात करें तो 14 शव बरामद हुए थे, कुल 52 शव अलग अलग जगहों से बरामद हो चुके हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन आज भी जारी रहेगा, उसकी क्या कुछ तैयारी है? क्या कुछ रणनीति में बदलाव किया है जो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवान लगे हुए हैं? जी देखिए, जैसे आप अवगत होंगे कि पिछले 1 दिन पहले जब ऑपरेशन ड्रिल फेल हो गया था तो उसके बाद में फिर यही जो पुराने वाली रणनीति थी उसी को अख्तियार करके प्रशासन को आगे बढ़ना पड़ा। तो एनडीआरएफ की टीम लगातार अंदर सुरंग में काम कर रही थी, तो अंदर से मलबा निकालने का काम शुरू हो गया और वो बड़े पैमाने पर, व्यापक पैमाने पर शुरू किया गया। लेकिन जब जैसे ही चीज़ें आगे बढ़ रही थी, 130 मीटर, 125-130 मीटर के आसपास के पॉइंट पर जैसी खुदाई हो रही थी या मलबा हटाने का काम हो रहा था, तो वहाँ से डेड बॉडी मिलने का सिलसिला शुरू हो गया। तो कल एक बड़ी संख्या में यहाँ पर डेड बॉडीज मिली और चूंकि अब यहाँ पर एक ही तरह का रेस्क्यू रह गया है कि टनल के भीतर से मलबा निकालकर लोगों की डेड बॉडी बाहर निकालना, और दूसरा रैणी गांव में सफाई करके वहाँ से जितना भी मलबा पड़ा है उनको बीआरओ की मशीनें हटा रही हैं और वो उनको जितनी भी वहाँ डेड बॉडी मिल सकती है, जो किसी के भी परिजन हैं, उनको तसल्ली के लिए उनकी डेड बॉडी और उनके अंतिम संस्कार के लिए उनकी जो आखिरी प्रक्रिया होती है पोस्टमार्टम और जो इन सब चीज़ों से गुजरना पड़ता है मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए, उसकी तैयारी हो रही है। फिलहाल जो रेस्क्यू टीम में लगे हुए तमाम हमारे अधिकारी हैं, हमारे जवान हैं, क्या अब सब ये मानकर चल रहे हैं कि जो टनल के भीतर बचा होगा उसकी बचे होने की संभावना 0? हाँ राजीव, बस एक छोटा सा मैं अपडेट करूंगा। मैं इस बात पे भी आ रहा हूं कि एक शव अभी मिलने की सूचना हुई तो 53 शव बरामद हो चुके हैं। अभी भी 151 लोग लापता हैं जिनकी खोज की जा रही है। और जिस तरह से आप ऑपरेशन की बात कर रहे हैं, तो ऑपरेशन चूंकि जब तक बिल्कुल आखिरी छोर तक ये सुरंग का मलबा नहीं निकाल लिया जाएगा और इसमें अभी राजीव समय लगने वाला है। ये इतना आसान काम नहीं है, चूंकि अंदर से आप सभी जानते हैं, इतने दिन में हम सब जान गए हैं कि टनल के अंदर एक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना कितनी जटिल परिस्थितियों से गुजरना होता है। तो फिलहाल 53 लोगों की डेड बॉडी रिकवर हो गई है और बाकी बहुत सारी चीज़ें रेस्क्यू के तौर पर चल रही हैं। जो लोग जिनकी डेड बॉडी मिल चुकी है, शिनाख्त हो चुकी है, उनके लिए जो कंपनसेशन एक्ट के तहत मुआवजे की बात हो रही है, वो सारी चीज़ें प्रक्रियाएं ऑनगोइंग है। जी अजीत, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए, लेकिन आप नजर बनाए रखें, अपडेट्स के लिए आपके पास आएंगे। फिलहाल शुक्रिया। तो एक बड़ी अपडेट और एक बड़ी जानकारी आपको दे दें कि संख्या बढ़ गई है मृतकों की। 52 थी, अब 53 हो गई, एक और शव मिल गया है। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं, कुछ और खबरों का रुख करते हैं। शामली से एक बड़ी खबर आ रही है जहां बाइक चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद हुई है। दिन दहाड़े हुई बाइक चोरी से आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया है और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पुलिस इस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोर की तलाश में जुटी हुई है। आप देख सकते हैं किस तरह से ये शख्स
बाइक को चोरी कर रहा है। शामली के कांदला कस्बे के रेलवे रोड से इस बाइक को चोरी किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक की दुकान के बाहर HF डीलक्स बाइक चोरी हुई है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, सीसीटीवी में ये तस्वीरें कैद हुई हैं। कन्नौज जिले के सौरिक इलाके में एक जनसभा को संबोधित करने पहुंचे पूर्व सपा नेता और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के संस्थापक शिवपाल यादव का 2022 विधानसभा चुनाव से पहले परिवार को लेकर दर्द छलका। क्या कुछ उन्होंने कहा है, सुनाते हैं आपको। मैंने तो राजनीति में कहा है, अगर राजनीति में सफलता प्राप्त करनी है तो संघर्ष के साथ साथ त्याग। मैंने तो कई बार त्याग भी किया और आप भी हम त्याग के लिए तैयार हैं। मैंने तो सबसे कहा है, चले जाइए, अगर हमें जो भी आदेश आप सब लोग दे देंगे, आप कहेंगे चुनाव नहीं लड़ना, आप सब लोग कह देंगे, लेकिन मैंने नहीं तो कहा है, हम तो त्याग झेल लेंगे, हम तो सब कुछ कर हो गए, लेकिन हमारे पीछे भी तो हमारे कार्यकर्ता हैं। तो शिवपाल सिंह यादव से ही जुड़ी एक और खबर आपको बता दें। शिवपाल यादव के पैर छूने के मामले में रायबरेली सीओ पुलिस मुख्यालय अटैच कर दिए गए हैं। एसपी श्लोक कुमार ने उन्हें मुख्यालय अटैच किया है। वर्दी पहनकर सीओ अंजनी कुमार ने शिवपाल सिंह यादव के पैर छुए थे। अब सीएम कार्यालय ने इसका संज्ञान लिया था, जिसके बाद एसपी श्लोक कुमार ने सीओ को पुलिस मुख्यालय अटैच कर दिया है। वर्दी पहनकर अंजनी कुमार ने पैर छुए थे शिवपाल सिंह यादव के। तो अब रुक कर लेते हैं पश्चिम यूपी की खबरों का फटाफट अंदाज में। वृंदावन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का लोगों ने विधिवत स्वागत किया। यहां पर सीएम योगी बांके बिहारी मंदिर में पूजा पाठ करने के लिए पहुंचे और उन्होंने बांके बिहारी मंदिर में दर्शन किए। आरती के बाद चुनरी ओढ़ाई। आगरा के फतेहपुर सीकरी में दो पक्षों के बीच में पथराव और लाठी डंडे चले। पुलिस ने मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया। बागपत के बड़ौत पहुंचे आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह। किसान आंदोलन को लेकर कहा कि सरकार बेहद ही उदासीन और अहंकार में है। सरकार किसानों की घेराबंदी कर रही है। गाजियाबाद के मोदी नगर में प्रतिष्ठित कुल्फी व्यापारी विनोद जैन और दीपक जैन को धमकी मिली है। कुख्यात बदमाश राहुल उर्फ कालू का नाम लेकर फोन पर जान से मारने की धमकी दी गई है। मेरठ में एक बार फिर से बदमाशों के हौसले बुलंद। बिल्डर से बदमाश ने मांगी 20 लाख रुपए की रंगदारी। चिट्टा फेंकते हुए बदमाश सीसीटीवी में कैद हुआ। अलीगढ़ में पुलिस ने 70 किलो गांजे के साथ 6 पुरुष और 1 महिला तस्कर को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार तस्करों से पूछताछ कर गिरोह को खंगालने में पुलिस जुटी हुई है। एटा पुलिस ने किडनैप किए गए 9 साल के निखिल को सकुशल बरामद कर लिया है। आपसी दुश्मनी के चलते गांव के लोगों ने निखिल का किडनैप किया था। हाथरस की सिकंदराराव तहसील में पंचायती राज मंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय आश्रम पद्धति विद्यालय का भूमि पूजन किया। विद्यालय 2.3 एकड़ जमीन पर बन रहा है। मुजफ्फरनगर में पुलिस लाइन में एसएसपी अभिषेक यादव ने पुलिस वालों को तनाव मुक्त रखने के लिए अभियान चलाया। डॉग स्क्वाड में तैनात स्पेशल डॉग डिक्की को भी जन्मदिन की बधाइयां दी गई, बर्थडे मनाया गया। मुरादाबाद में दबंगों के हौसले बेहद बुलंद है। दिन दहाड़े होमगार्ड के लड़के को पीटा गया। युवक को लात घूसों और बेल्ट से जमकर पीटा। सीसीटीवी में कैद हुई मारपीट। पश्चिमी यूपी की खबरें सुपरफास्ट अंदाज में आपने देखी। अब आगे बढ़ते हैं। हरिद्वार में महाकुंभ के कई स्थायी और अस्थायी काम अभी भी अधूरे पड़े हैं, जिनको 15 फरवरी तक पूरा करने की डेडलाइन थी। लेकिन 15 फरवरी तक भी ऐसे कई काम हैं जो अभी तक आधे अधूरे पड़े हैं। अब ये माना जा रहा था कि कुंभ की शुरुआत 27 फरवरी से होगी, तो इन कामों को 15 फरवरी तक पूरा करना होगा। लेकिन कुंभ की अवधि को अब आगे बढ़ाया जा सकता है और इसलिए कुंभ के काम फिर से धीमी गति से होने लगे हैं। 15 फरवरी तक काम पूरा होने की उम्मीद थी, लेकिन आधे अधूरे ही काम पड़े हुए हैं। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से कार्य किया गया है और कैसे किया जा रहा है। और हरिद्वार से हमारे संवाददाता पंकज राणा हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज का रुख करते हैं। पंकज,
15 फरवरी एक डेडलाइन थी जब कुंभ के तमाम कामों को पूरा करना था, लेकिन अभी भी कई ऐसे काम हैं जो पूरे नहीं हैं। संतों में भी नाराजगी है। कुंभ कैसे होगा भव्य और दिव्य? बिल्कुल राजीव, देखिए इस पर सवाल खड़ा होता है कि कुंभ भव्य और दिव्य कैसे होगा, लेकिन सरकार ने जिस तरह से प्रचार किया है उसको देखकर ये लग रहा है कि सरकार का जो प्रचार है वो कहीं ना कहीं झूठा साबित हो रहा है। क्योंकि हरिद्वार में जो काम किए जाने थे, चाहे अस्थायी काम हो या अस्थायी काम हो, उनकी डेडलाइन 15 फरवरी की गई थी। उसमें कई ऐसे काम थे जो बड़े स्तर पर हो भी रहे हैं और उनको अभी हम कह सकते हैं 60% ही वो काम पूरे हुए हैं। कई ऐसे काम हैं जो अस्थायी तौर पर इनका निर्माण किया जाना था, पुलों का निर्माण किया जाना था, आस्था पथ बनाया जा रहा है। इसके साथ साथ ही कई ऐसे सुंदरकांड के काम किए जा रहे हैं जो हरिद्वार कुंभ में नजर आने वाले थे, लेकिन वो अभी तक पूरे नहीं हुए। आज 15 फरवरी है और 15 फरवरी पे ये कह सकते हैं कि जो वादा और मेला प्रशासन ने दावा किया था कि 15 फरवरी तक जो भी अस्थायी वर्क है उनको पूरा कर दिया जाएगा, वो अभी नजर नहीं आ रहे हैं। क्योंकि एक बात ये भी राजीव मानी जा रही है कि कुंभ की जो अवधि है उसको आगे बढ़ाया जा सकता है। संभवतः माना जा रहा है कि अप्रैल से कुंभ की शुरुआत होगी, तो ये भी एक वजह हो सकती है कि कामों में कुछ ढिलाई दी गई है। लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि जिस तरह से तैयारियां पिछले एक डेढ़ साल से चल रही ये होगा। बिल्कुल पंकज की तौर पर पहले ही किया जाता, तो तमाम देखते हैं। बहुत शुक्रिया, क्योंकि कुंभ अपनी निश्चित अवधि में ही शुरू होता है। ऐसा माना भी जाने लगा है कि 2 स्नान हो भी गए हैं। वैसे में अवधि बढ़ाएंगे और किसान जो, अगर हम संतों की बात करें वो तो नाराज है। लेकिन पंकज आपका फिलहाल बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। लेकिन जो तमाम कार्य होने थे वो अभी तक पूरे हो नहीं पाए। बिल्कुल, तो जरा सोचिए, एक पाकिस्तानी महिला जो अनपढ़ है, अंगूठा छाप है, वो भारत में वीजा पर आती है, भारतीय से शादी करती है और फिर एक दिन बिना भारतीय नागरिकता के एटा जिले की एक गांव की कार्यवाहक ग्राम प्रधान बन जाती है। कैसे? रिपोर्ट देखिए। वारिस सिस्टम और उसका भ्रष्टाचार सुनकर शर्म भी आती है, गुस्सा भी आता है, लेकिन कोई करे भी क्या। ये सिस्टम है ही बड़ा करामाती। जो जिंदा है उसे कागजों पर जब चाहा मार दिया, फिर वो जिंदा होने का सबूत लिए दर दर भटकता रहा। लेकिन यहाँ तो इस सिस्टम ने ऐसा गजब का कारनामा किया है कि पूछिए मत। ये इनकी मेहरबानी का ही नतीजा है कि एक पाकिस्तानी महिला बड़ी आसानी से न सिर्फ आधार और निर्वाचन कार्ड बनवाती है, बल्कि एटा जिले के जलेसर थाना क्षेत्र के गुदाऊ ग्राम सभा की कार्यवाहक ग्राम प्रधान भी बन जाती है। तस्वीरों में देखिए, ये बानो बेगम है, पाकिस्तान की नागरिक है। गुदाऊ गांव के एक शख्स से शादी जरूर की, लेकिन भारत की नागरिकता अब तक नहीं मिली। ये खुद से स्वीकार भी कर रही हैं। जब से मैं यहीं रह रही हूँ, कहीं भी नहीं गई हूँ। LIO वाले आते हैं, वो अपना यहाँ पर्चा दे जाते हैं, तो मैं भर आती हूँ हर साल। नागरिकता की दे कर रही हूँ। नागरिकता भी मैंने बहुत कोशिश कर ली, दिल्ली, लखनऊ, लेकिन कहीं से नहीं मिल रही है मुझे नागरिकता। तो सुना आपने बानो बेगम का ये बयान, लेकिन यहाँ सवाल ये कि जब वो यहाँ की नागरिक नहीं तो फिर उनका निर्वाचन कार्ड, आधार कार्ड किस आधार पर और कैसे बन गया। लेकिन जरा सोचिए, 2015 में जब पंचायत चुनाव हुआ तो इस गांव की ग्राम प्रधान शहनाज बेगम चुनी गई। इसी दौरान 2015 में ही गांव में रह रही पाकिस्तानी महिला बानो बेगम ने अपनी पाकिस्तानी नागरिकता और दूसरे अभिलेखों को छिपाते हुए ग्राम पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ा और वो भी जीत गई। और तो और, जब जनवरी 2020 में ग्राम प्रधान शहनाज बेगम की मौत हुई तो बानो बेगम को कार्यवाहक ग्राम प्रधान चुन लिया गया। लेकिन कहते हैं झूठ ज्यादा दिन नहीं चलता। दिसंबर 2020 को इसी गांव के रहने वाले कुएदान खान ने जब इसकी शिकायत एटा के जिला पंचायत राज अधिकारी के सामने की तो मामले की सच्चाई सामने आ गई। देखिए, अभी इसमें प्रारंभिक स्तर पर जांच की जा रही है। मामले में जो है FIR दर्ज कराने के आदेश दे दिए गए हैं सेक्रेटरी को। पूरा मामला पुलिस द्वारा विवेचना के बाद ही सामने आ पाया। इसमें देखिए, ऑनलाइन IGRS से शिकायत हुई थी कि एक कार्यवाहक ग्राम प्रधान जो है इस तरह का स्थिति है, तो उसी के क्रम में हम लोगों ने जो है प्रारंभिक जांच करवाई थी। उसके बाद जो है FIR के आदेश दिए गए। वो पाकिस्तान की महिला है तो वो पाकिस्तान की है, उसको होना नहीं चाहिए। ऐसा है, गांव के बहुत लोग इसमें शामिल थे जब, अब उसके साथ में कोई भी नहीं है। जांच रिपोर्ट के मुताबिक बानो बेगम का जन्म 1968 में आगरा जिले के अरुआ गांव में हुआ था, लेकिन कुछ समय बाद ही बानो बेगम का परिवार पाकिस्तान चला गया।
बाद में बड़े होने पर बानो बेगम वीजा पर आगरा आ गई। फिर बानो बेगम की शादी 1980 में भारतीय नागरिक अख्तर अली, जो गुदाऊ गांव के रहने वाले हैं, उनसे हो गई। शादी के बाद बानो के पिता वापस पाकिस्तान चले गए और बानो बेगम दीर्घकालीन वीजा पर एटा जिले के गुदाऊ गांव में रह रही थी। इधर बानो बेगम के परिवार वालों का कहना है कि बानो का जन्म भारत में ही हुआ था और वो भारतीय हैं। कोई मामला नहीं है, ये यहीं की पैदाश है। पाकिस्तान का अफवाह बना रखा है इनने। केवल दादी दादा गए थे घूमने के लिए जी, वहाँ से जी घूम के चले आए, वो तो वहीं रह गए दादी दादा। इनकी शादी हो गई यहाँ। हालांकि मामला आगे बढ़ा है तो पाकिस्तानी महिला बानो बेगम के खिलाफ केस दर्ज हुआ, जिसके बाद अब उसकी जगह जेल में है। थाना जलेसर पुलिस द्वारा श्रीमती बानो नाम की एक पाकिस्तानी मूल की महिला को धोखाधड़ी जालसाजी करके तथ्यों को छुपाते हुए मतदाता सूची में अपना नाम अंकित कराने, ग्राम पंचायत ग्राम सभा के सदस्य निर्वाचित होने और बाद में तथ्यों को छुपाते हुए उसके द्वारा ग्राम प्रधान मनोनीत होने के संबंध में जांचोपरांत एक FIR दर्ज हुई थी, जिसमें इसको वांछित होने की दशा में पुलिस द्वारा गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। बहरहाल बानो बेगम ने जो अपराध किया उसका सच अब दुनिया के सामने है, वो सलाखों के अंदर है। लेकिन जिसने बानो बेगम के फर्जी दस्तावेज बनवाए और जिसने बनाए, उन दोनों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी या फिर औपचारिकता ही निभाई जाएगी। एटा से ABP गंगा के लिए राकेश प्रताप सिंह की रिपोर्ट। और अब रुक करते हैं उत्तराखंड की खबरों का फटाफट अंदाज में। हरिद्वार में पहुंचे पूर्व सीएम हरीश रावत ने नाबालिग से रेप और हत्या के दोषियों को सजा दिलाने का वादा किया। 2 महीने पहले आरोपियों ने नाबालिग की रेप के बाद हत्या कर दी। पौड़ी में 2 डॉक्टरों के बीच हुई मारपीट का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इसकी शुरुआत थैलीसैंण से हुई, जब दोनों अपनी सेवाएं दे रहे थे। मसूरी में तिब्बती और भूटिया जनजाति समुदाय ने नए साल पर लोसर पर्व धूमधाम से मनाया। 3 दिनों तक चलने वाले इस पर्व को समुदाय के लोगों ने बड़े धूमधाम से मनाया। कुंभ में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को अब रुड़की में जाम की समस्या से नहीं जूझना पड़ेगा। दरअसल मंगलौर हरिद्वार देहरादून बाईपास बनकर लगभग तैयार हो गया है, जिसमें वाहनों की आवाजाही अब धीरे धीरे शुरू हो गई है। रुद्रप्रयाग में केदारनाथ यात्रा की तैयारियां शुरू हो गई। टीएम ने सीतापुर और सोनप्रयाग में पार्किंग का निरीक्षण किया। टिहरी में लेक फेस्टिवल में हुई राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। चमोली आपदा को लेकर जहां कांग्रेस 16-17 फरवरी को होने वाले टिहरी लेक फेस्टिवल को अभी स्थगित करने की मांग कर रही है, तो वहीं बीजेपी टिहरी लेक फेस्टिवल में रंगारंग और सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं होने और सादगी के साथ मनाने की बात कह रही है। टिहरी झील में ली रॉय ग्रुप और टिहरी झील बोट यूनियन के बीच में विवाद थम नहीं रहा है और टिहरी झील बोट यूनियन ने विरोध में बोटिंग बंद कर दी। सरकार द्वारा PPP बोर्ड पर फ्लोटिंग हट, लॉज, होटल और फ्लोटिंग हट्स ली रॉय ग्रुप को संचालन करने की इजाजत दी है। तो उत्तराखंड की फटाफट खबरें हमने आपको दिखाई और इसी के साथ गंगा सवेरा में इतना ही।